This is the Saif Malik Gallery. उर्दू के मशहूर कहानीकार निसार राही का पूरा नाम निसार मोहम्मद खान है। उनका जन्म 1942 में सिरोंज में हुआ था। उनको बचपन से ही फिक्शन पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने भोपाल के सैफिया कॉलेज की मैगज़ीन सैफिया में फिक्शन लिखना शुरू किया। उसके बाद उनकी कुछ कहानियाँ और आर्टिकल भोपाल के अखबार आफताब जदीद में पब्लिश हुए। भोपाल के बाहर पहली कहानी जून 1994 के मंथली शमा के इशू में पब्लिश हुई थी। उसके बाद उनकी कहानियाँ देश की तकरीबन सभी मशहूर मैगज़ीन में पब्लिश होने लगी, जिससे न सिर्फ पूरे देश में बल्कि देश के बाहर भी उनको पहचान मिली। 1972 से उन्होंने भोपाल में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस शुरू की और छोटे बड़े सभी तरह के केस लड़े, जिनमें उन्हें लगातार कामयाबी मिलती रही, जिससे उनका नाम बतौर वकील भी मशहूर हुआ। वह बचपन से गांव जाते थे, इस वजह से उनको गांव की ज़िंदगी की गहरी समझ मिली और उन्होंने गांव के लोगों के बारे में कई कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियों के 7 संकलन उर्दू में और 2 संकलन हिंदी में कथा सागर नाम से पब्लिश हो चुके हैं। आज हम उनकी कहानी बिलजब्र पेश कर रहे हैं, जो पिछले दिनों उन्होंने एक प्रोग्राम में खुद सुनाई थी। पिछले 30-40 सालों से मैं भी कहानी लिख रहा हूँ और हिंदुस्तान की सारे ही उर्दू मैगजीन्स में मेरी कहानियाँ पब्लिश हुई हैं। एक कहानी पेश कर रहा हूँ, उर्दू में है बिलजबर, इसका हिंदी में है बलात्कार। मुकदमा बलात्कार का था और बहुत सनसनीखेज था। सनसनीखेज इसलिए नहीं था कि वो बलात्कार का मुकदमा था, बल्कि इसलिए था कि बलात्कार एक नौकर ने अपने मालिक की बीवी के साथ किया था। मालिक था एक होटल का मालिक राधेश्याम राय और नौकर था एक पुराना और वफादार नेपाली मुलाजिम बहादुर। मुलजिम पर अदालत में लगाया हुआ इल्ज़ाम कुछ इस तरह था। 31 अक्टूबर को दिन में करीब 2 बजे कि जब फरियादी शोभना राय अपने घर में अकेली थी, उसके शौहर का नौकर बहादुर होटल से अपने मालिक के लिए खाना लेने घर आया तो उसने शोभना राय की इज्जत पर हाथ डाल दिया और उसके साथ बलात्कार किया और इस तरह ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 376 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया। मुलजिम की जमानत नहीं हुई थी। उस दिन केस में गवाही की पहली पेशी थी। मुलजिम बहादुर को जेल से हथकड़ी में अदालत लाया गया और 2 सिपाहियों ने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया। जज, सरकारी वकील, मुलजिम का वकील, क्लर्क, टाइपिस्ट, चपरासी सभी मुकदमा शुरू होने और मुकदमे की कार्रवाई में अपना अपना रोल अदा करने के लिए जहनी तौर पर यानी मेंटली तैयार थे। मुकदमे से दिलचस्पी रखने वाले लोग मुकदमा सुनने और कार्रवाई देखने के लिए अदालत की बेंचों पर हमतन गोश बैठे थे। सभी को शोभना राय की आमद का यानी आने का इंतजार था। लोगों की नजरें अदालत के दरवाजे पर थी, लेकिन 12 बज जाने के बाद भी वो ना आई तो अदालत ने एक पुलिस वाले के बयान लेना शुरू कर दिया, जिससे हाजिरीन को कोई दिलचस्पी न थी। पुलिस वाले का बयान शुरू होते ही शोभना राय अपने शौहर के साथ अदालत में दाखिल हुई तो लोग उसे इस तरह देखने लगे कि जैसे उन्होंने औरत जात को पहली बार देखा हो। फिर जब वो अगली सफ की एक बेंच पर बैठ गई तो उसे देखने वाले उस पर मुसलसल नजरें जमा हुए अपने तखयलात यानी विचारों में खो गए और अपने दिमाग के पर्दे पर अपने अपने कयास से वो सब मनाजिर बनाने लगे, दृश्य बनाने लगे जो शोभना राय के साथ हुए जुर्म के लिए वो बना सकते थे। वो मनाजिर यानी दृश्य कि कैसे नौकर बहादुर घर के अंदर आया होगा और कैसे उसने शोभना राय को पकड़कर उसे बेबस कर दिया होगा और फिर कैसे मुलजिम बहादुर ने कटहरे में खड़े खड़े पहली बार अपनी निगाहें
ऊंची करके शोभना राय की जानिब देखा और तभी शोभना राय ने भी नजरें उठाकर पहली बार बहादुर को देखा। दोनों की नजरें चार हुई तो फिर शोभना राय को भी फ्लैशबैक की तरह वो मनाजिर यानी दृश्य याद आने लगे जिन पर ये पूरा केस बना था। वो अपने घर में तन्हा ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी हुई टेलीविजन पर एक फिल्मी गीत के मनाजिर देख रही थी कि तभी बहादुर घर में आया। उसने अपने मालिक राधे श्याम के लिए उससे खाना मांगा। वो किचन में गई और वहां से खाने का टिफिन लेकर वापस ड्राइंग रूम में आई। फिर जैसे ही उसने खाने का वो टिफिन बहादुर के हाथ में देना चाहा तो बहादुर ने शोभना राय का हाथ पकड़ लिया। शोभना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी मगर वो कामयाब न हो सकी थी। हमेशा मिस्कीन यानी बहुत गरीब नजर आने वाला और खामोश खामोश रहने वाला बहादुर उस वक्त यकायक जुनूनी हो गया था। शोभना के पास फिर भी एक हथियार था जिसके इस्तेमाल से वो बहादुर को अपने से अलग कर सकती थी और बहादुर के खतरनाक इरादों से अपने आप को महफूज कर सकती थी यानी सुरक्षित कर सकती थी। मगर उसने इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। वो हथियार था उसके अपने दांत, जिससे अगर वो उस वक्त बहादुर को कहीं पर काट लेती तो वो बिलबिला उठता और यकीनन उसी वक्त वो उसे छोड़ देता, क्योंकि न तो वो गुंडा था और न ही कोई खतरनाक आदमी। वो आम नौकरों की तरह ही एक मामूली इंसान था। लेकिन बस एक जवान औरत को तना देखा तो उसके दिमाग में शैतान आ गया और पल के पल में ही वो अपनी राह से भटक गया। आज भी उसे यकीन था कि अगर उस रोज वो बहादुर के हाथ पर ये काट लेती तो यकीनन उसके दिमाग से सेक्स का भूत फौरन ही उतर जाता। पर उसने बहादुर को काटा क्यों नहीं था? कहीं कहीं इसलिए तो नहीं कि बहादुर के नापाक इरादे से उसे इस वक्त इतने नापाक न लगे हों और वो उन चंद लम्हों के अंदर ही बहादुर की ख्वाहिशात यानी डिजायर यानी विश की आग में खुद भी जल जाना चाहती हो। शायद अगर ऐसा था तो क्यों था? क्यों उसने वो सब हो जाने दिया? कोई खास मजामत न की और फिर जना बिल जबर का इल्जाम बहादुर पर लगवा दिया। इस फेल में जबर का इल्जाम आते ही वो कसूरवार हो गया और अब शायद सजा भी पा जाए। बहादुर को सजा देना अब उसी के हाथ में तो है। जो आज वो अपने बयान में कहेगी वही तो अदालत मानेगी। बहादुर की बात पर तो कोई यकीन नहीं करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में मर्द की बात पर तो कभी कोई यकीन करता ही नहीं। बहादुर की वजह से ही तो वो बदनाम हो गई। अभी तो बहादुर बस जेल तक ही गया है। अभी ना उसने चक्की पीसी है और न वो पहाड़ पर पत्थर तुड़वाने ले जाया गया है। अगर वो उसको कसूरवार ठहरा दे तो उसे 7 या 5 बरस की कैद बामशक्कत आसानी से हो जाएगी। लेकिन क्या बहादुर का जुर्म ऐसा था कि उसे कैद बामशक्कत करा दी जाए? ये तो अदालत में बयान देने से कबल यानी पहले उसे अभी सोचना होगा और अदालत के फैसले से पहले ही उसे कोई ना कोई फैसला कर लेना होगा। और ये फैसला करने से कबल उसे इस बात पर भी गौर करना होगा कि वो कौन से हालात थे कि जिनके बास यानी जिसके कारण वो बहादुर जैसे एक मामूली नौकर के सामने एक कमजोर औरत बन गई थी। आज तो वो एक शादीशुदा औरत है, लेकिन 10 साल पहले वो शादीशुदा नहीं थी। और ये कहानी शुरू होती है 10 साल पहले से कि जब वो अपनी कम सनी की उम्र से निकलकर सने बुलूग यानी व्यस्कता में आ गई थी। उसने अपनी उम्र के 21 साल पूरे कर लिए तो उसके वालिदैन यानी पेरेंट्स को उसकी शादी की फिक्र हो गई थी। 10 साल कबल 10 साल पहले उसके पिताजी एक गरीब और ईमानदार स्कूल मास्टर थे। लड़के वाले उसे देखने आने लगे थे, लेकिन चूंकि वो मामूली शक्ल सूरत की थी इसलिए कुछ तो उसे देखकर जाते तो फिर बात ही आगे न बढ़ाते। और कुछ ऐसे थे जो एक बड़ी रकम लेकर लड़की को उठाने के लिए तैयार थे, मगर वो रकम उसके बाप के पास थी कहाँ। बैंक में बस इतनी ही रकम थी कि शादी का इंतजाम हो जाता और थोड़ा बहुत जहेज दे दिया जाता। और ये बात वो लड़के वालों से साफ कह दिया करते थे। लालची लोग खामोश हो जाते और चले जाते। अजीब जमाना आ गया था। लड़की चाहिए, लड़की के साथ दौलत भी चाहिए। दूसरों की लड़की को रकम हासिल करने का जरिया बना लिया गया। ऐसा समाज पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता था। वो कहते कि लड़की भले ही कुंवारी बैठी रहे मगर किसी लालची को दहेज के नाम पर कोई रुपया इधर से उधर नहीं करने दूंगा। उधार कर्ज लेकर अगर कुछ रकम दी जाए
तो क्या गारंटी है कि लड़के वालों की तरफ से फिर कोई मुतालबा ना होगा और वो लड़कियों को परेशान न करेंगे। शादी के बाद फिर अगर कोई मुतालबा हुआ और रकम न मिली तो लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी ली जा सकती है। आज का समाज दूसरों की बेटियों के लिए बहुत जालिम हो गया है। ऐसे हालात में वो करीब 8 साल तक कुंवारी बैठी रही थी, यहां तक के उसकी जवानी के दिन गुजरे चले जा रहे थे। रात की तन्हाइयों में उसके पिताजी आंसू बहाते थे, समाज के लालची लोगों को और खराब नौजवानों को कोसा करते थे। लेकिन फिर उन्हीं दिनों एक बंदा ऐसा आया कि जिसने जहेज में उसके पिताजी से कोई रकम नहीं मांगी और न कोई सामान ही तलब किया। वो खाता पीता आदमी था, खाता पीता क्या दौलतमंद ही था। अपने खुद के होटल से रोजाना उसकी 3-4 हजार रुपए की आमदनी थी। शहर के बीचों बीच में उसका एक होटल था जिसमें मिठाई, नमकीन, ठंडा, जूस और चाय सभी कुछ मिलता था। राधे श्याम नाम था उसका। ऐशो आराम का हर सामान उसे मैसर था, यानी अवेलेबल था। मगर एक ही खामी थी उसमें कि उसकी उम्र कुछ ज्यादा थी, यही कोई 50 साल, मुमकिन है कुछ ज्यादा भी हो, लेकिन राधे श्याम ने 50 ही बताई थी। पिताजी ने कहा था कि 50 की उम्र का आदमी बूढ़ा नहीं होता, अधेड़ होता है, और अधेड़ आदमी अगर सेहतमंद हो तो बहुत मजबूत होता है। राधे श्याम मिठाई वाला लालची लड़कों से तो बेहतर है, और फिर वो एक अच्छी माश वाला मालदार आदमी है, उसके घर में ही शोभना सुखी रहेगी। अब से 2 साल कबल राधे श्याम के घर जाकर वो सुखी तो रही, लेकिन बस रुपए पैसे और घर के ऐशो आराम का सुख ही वो पा सकी। जिंदगी का सच्चा सुख उसे नहीं मिला। जवानी मांगती है जवानी को, लेकिन दौलत के नशे में राधे श्याम अपनी जवानी की दौलत न जाने कहां कहां और न जाने किस किस को दे आया था। कोई जवान औरत अब उसके लिए ऐसी ही थी कि जैसे किसी बूढ़े के पोपले मुंह में सेब की काश। इन मामलात में तो राधे श्याम एक मुफलिस यानी गरीब था, जिसके घर में वो पिंजरे की मीना बनकर रह गई थी, और वो इस धरती की तरह थी जहां से थोड़ी बहुत बारिश बस कभी कभारी गुजरे। पिताजी ने उसे किसके पल्ले बांध दिया था? उन्होंने बस अपने सर से बला टाल दी थी। अगर पिताजी घर में रहती तो एक खुशनुमा बंद कली ही रहती। राधे श्याम से जैसे खोखले इंसान के घर एक अधखले और बेरौनक फूल की तरह न होती, और अपनी शादी के सुख के लिए यूं तरसती न रहती। वो पड़ोस के दीगर यानी अन्य शादीशुदा जोड़ों को देखती तो कभी कभी एक सर्द आह उसके मुंह से निकल जाया करती। उनके चेहरों पर गुलाब के खुश रंग फूलों जैसी रोनाई छलकी पड़ती थी। उनमें आपस में कितना प्यार था, कितनी ज्यादा देर तक वो एक साथ रहते थे, और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट हमेशा ही खेला करती थी। ये राधे श्याम तो सुबह उठते ही अपने होटल को भागता था, सुबह को जाता तो फिर रात के करीब 12 या 1 बजे नशे में धुत आता। रात का खाना भी उमूमन कहीं से खाकर ही आता, और आते ही बिस्तर पर गिर जाता। शोभना उसके पास जाती तो फिर कुछ ही देर में गांव की उस गोरी की तरह वापस लौटती, जो मौसम में गर्मा के किसी सूखते हुए कुएं से अपनी गागर कभी खाली लेकर लौटती है, तो कभी किस्मत से थोड़ा बहुत पानी में उसे मिल जाता है। प्यार की प्यास किस ब्याहता को नहीं होती, लेकिन शोहर से प्यार या सच्चा सुख उसे कभी ना मिला। उसे प्यार देने के बजाय वो उम्मन उसे लताड़ दिया करता, बड़े कर्रे अल्फाज में। एक बार उसने कहा था, क्या रंडियों की तरह मुझसे आकर झूम जाती है साली, सोने नहीं देती। और उस दिन जब बहादुर ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी तो वो उसे दांतों से काट कर अलग कर सकती थी, मगर उसने बहादुर को उस तरीके से अलग नहीं किया था जैसे रेगिस्तान में बहुत दिनों तक प्यासा चलते रहने के बाद एकाएक यानी एकदम से किसी के सामने पानी से भरा कुआं आ जाए तो जो हालत उसकी होती है, कुछ वैसी ही हालत उस वक्त उसकी बहादुर के उसे पकड़ लेने के बाद हुई थी। बहादुर कुआं था, शोभना को सैराब किया था उसने। जब फिर वो उसे दांतों से क्यों काटती और क्यों उसे अपने से अलग करती? हुआ ये था, एक बहुत बकबक करने वाली सिंधी पड़ोसन ने अचानक ही घर में और फिर उसके कमरे में दाखिल होकर उसे देख लिया था, तो वो बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला पड़ी थी। फौरन ही पड़ोस के और भी कुछ लोग आ गए, तो सबके सामने वो मजलूम बन गई थी और रोने लगी थी। पड़ोसी ने बहादुर को पकड़कर मारा था
और टेलीफोन करके पुलिस को भी बुलवा लिया था। पुलिस बहादुर को लारी में बैठा कर ले गई थी और अब उस पर मुकदमा चल रहा था, बलात्कार का, इस्मतदरी का, औरत की रजामंदी के खिलाफ, जिनसी फेल के जुर्म के इर्तिकाब का। अगर वो पड़ोसन अचानक ही उस दिन उसके घर में ना आ जाती तो उसकी इज्जत भी दांव पर न लगती और ये मुकदमा भी न चलता। फिर कुछ देर बाद ही पुलिस के 2 गवाहान के बयानात लिए जा चुके तो शोभना को गवाहों के कटहरे में बुलाया गया। जज ने शोभना को हिदायत दी कि ये जो कुछ कहेंगी सच सच कहेंगी, मैं सच सच कहूंगी और सच के सिवा। ये कब की बात है मैडम शोभना राय, सरकारी वकील ने पूछा। ये 31 अक्टूबर के दिन के करीब 2 बजे की बात है। अदालत के कटघरे में खड़े इस मुलजिम को जानती है आप? जी हाँ जानती हूं, ये मेरे पति का नौकर बहादुर है। उस रोज क्या हुआ था अदालत को साफ साफ बताइए, सरकारी वकील ने पूछा। शोभना राय ने एक बार फिर बहादुर की जानिब देखा और चंद लम्हे ठहर कर फिर कहा, इसने यानी बहादुर ने उस रोज मेरे साथ बुरा काम किया था। बुरे काम से मतलब? बुरा काम यानी बुरा काम, जिसे बलात्कार भी कहते हैं। यह भी बताइए कि वो बुरा काम क्या मुलजिम ने आपकी मर्जी के खिलाफ यानी जबरदस्ती बिलजबर किया था? शोभना राय ने अदालत में बैठे हाजरीन पर एक नजर डाली। सभी लोग उसकी जानिब देख रहे थे। फिर उसने बहादुर की तरफ देखा। बहादुर को देखा तो वो वाकया पूरा का पूरा फिर उसे याद आने लगा। शुरुआत बहादुर ने की थी, बेशक शुरुआत उसकी मर्जी के खिलाफ ही की थी, लेकिन अगर वो उससे अलग होना चाहती तो उसे अपने दांतों से काट सकती थी और फिर उससे अलग होकर घर के बाहर भाग सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो भागी भी नहीं थी और चिल्लाई भी नहीं थी, बल्कि बहादुर के जुनूनी और जिनसी फेल में उसकी शरीक हो गई थी। ईमान की बात तो यही है। और वो पड़ोसन अगर उस वक्त अचानक वहां ना आ जाती तो ये बहादुर न पकड़ा जाता और न आज ये मुकदमा चलता। तब फिर शायद बहादुर उसका परेवी बन चुका होता। बहादुर ने तो उस जन्म की प्यासी को कुछ दिया भी था, मगर राधे श्याम ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था, न प्यार, न मोहब्बत, न सुख। मैडम क्या सोचने लगी? सरकारी वकील ने कहा, अदालत को बताइए कि वो बुरा काम मुलजिम बहादुर ने क्या आपकी मर्जी के खिलाफ किया था? वो चौंक पड़ी और अपने ख्यालात की दुनिया से वापस आ गई। सरकारी वकील ने उससे सवाल किया था और उसे जल्दी जवाब देना था। जज साहब उसकी जानिब जवाब तलब निगाहों से देख रहे थे और फिर यकायक ही उसके मुंह से निकल गया, जी नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं किया। ये कहकर जाने के बाद फौरन ही उसे होश आया, ये उसने क्या कह दिया। इन अल्फाज से तो उसकी और उसके शोहर की इज्जत खाक में मिल जाएगी, लेकिन मुंह से निकाले गए ये अल्फाज तीर की तरह जबान की कमान से निकल चुके थे और अब वापस नहीं लिए जा सकते थे। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज सारी अदालत ने सुन लिए थे और अब जज साहब इन अल्फाज को उसके बयान के तौर पर टाइप भी करा रहे थे। और इन अल्फाज का फायदा लेने के लिए मुलजिम का वकील अपने बदन पर गाउन ठीक करके पहलू बदल रहा था। उसके चेहरे पर फातिहाना यानी जीत की खुशी देखी जा सकती थी। और फिर उसे ध्यान नहीं कि सरकारी वकील क्या कह रहा था और मुलजिम का वकील क्या कह रहा था। उन दोनों में एक गर्मा गर्मी कानूनी बहस छिड़ चुकी थी।